ज्ञान पीढ़ी चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम जो प्रकरण पढ़ रहे थे कक्षा 9 का वन में समाज और उपनिवेशवाद के बारे में, यानी जिस समय यहाँ पर उपनिवेशिक शासन की भारत में स्थापना हुई थी उस समय यहाँ पर किस तरह जो उससे पहले किस तरह से समाज यहाँ पर जम्मू में जो समुदाय रहता था किस तरह से रहता था, और उपनिवेशिक सरकार बनने के बाद या उपनिवेशिक साम्राज्य यहाँ पर स्थापित होने के बाद उनके जीवन पर किस प्रकार यहाँ पर प्रभाव पड़ा। तो यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। आगे हम करेंगे जब यहाँ के इनके जो जीवन में जब हस्तक्षेप होने शुरू हो गए तब यहाँ पर यहाँ के लोगों ने किस तरह यहाँ पर जो विद्रोह है शुरू किया इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो देखते हैं हिंदुस्तान और दुनिया भर के पूरे भारत के लिए दुनिया भर के दूसरे जहाँ उपनिवेश बनाए थे वहाँ के जो समुदाय ने भी अपने जो है अपने जो जंगलों को बचाए रखने के लिए या अपनी जो परंपराएं जो है अपनी स्वतंत्रता अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए यहाँ पर उन्होंने बहुत बार जो है बगावत की, यहाँ पर विद्रोह यहाँ पर किए थे। तो प्रमुख रूप से यदि हम बात करें तो छोटा नागपुर का बिरसा मुंडा का आंध्र प्रदेश के अलूरी हैं, इन क्षेत्रों में जो इनके नाम आज भी हैं वो यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। आज हम प्रमुख रूप से 1910 में जो बस्तर में हुए जो विद्रोह वन विद्रोह इसका आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और एक प्रमुख रूप से जो विश्व के संदर्भ में बात करें तो इंडोनेशिया की जो जावा द्वीप समूह है उसमें वन विद्रोह किस प्रकार का उसका विस्तार से वर्णन, और एक जो हमारे यहाँ बस्तर में भारत में जो बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। बस्तर विद्रोह है हुआ था 1910 में जो हुआ था इसके बारे में हम प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण तो छोर पर बस्तर कहाँ पर था, ये इलाका ये जो वन क्षेत्र था वो जो है छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी छोर की बात करें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के जो सीमाओं से सटे हुए क्षेत्र में यहाँ पर ये स्थित था। बस्तर का जो केंद्रीय भाग को पठारी भाग यानी जहाँ वो स्थित है वो क्षेत्र पठारी भाग में यहाँ पर आता था। इसके पर जो है पठार के उत्तर में जो छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में है वो गोदावरी, यानी इस बस्तर की यदि हम बात करें तो बस्तर की जो है उत्तर में बात करें उत्तर में इसके है छत्तीसगढ़ का मैदान, यानी छत्तीसगढ़ में है तो ये छत्तीसगढ़ का मैदान यहाँ पर आ जाता है। इसके यदि हम दक्षिण की बात करें इसके हम दक्षिण की यदि हम बात करते हैं तो दक्षिण में इसके है गोदावरी का मैदान, गोदावरी नदी का जो है यहाँ पर मैदान यहाँ पर आता है। और पूर्व से पश्चिम की यदि हम बात करें पूर्व और पश्चिम एक नदी बहती है, इसमें इंद्रावती नदी दोनों के बीच से यहाँ पर बहती है। पूर्व पश्चिम क्षेत्र में बस्तर की यहाँ पर ये इंद्रावती नदी यहाँ पर बहा करती थी। जम्मू के बीच से जिस क्षेत्र की बात करें वहां से ये बहा करती थी। बस्तर में मारिया और मोरिया यानी यदि इसके जो समुदाय की बात करें तो कौन से जो समुदाय यहाँ पर जो रहा करते थे बस्तर में वन विद्रोह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर है जो है मारिया या मेरिया या फिर बहुत सारे जो समुदाय थे ध्रुवा गौंड ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे जो जनजाति हैं उनके नाम यहाँ पर बता रहे हैं। बथरा हलवा आदि ये समुदाय हैं जो प्रमुख रूप से यहाँ बस्तर वाले क्षेत्र में रहा करते हैं। यानी प्रमुख रूप से देखें तो ये जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के दक्षिण किनारे पर सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र था। और इसके उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी मैदान था। और एक नदी थी इंद्रावती नदी जो इसके पूर्व से पश्चिम के क्षेत्र में यहाँ पर ये बहा, पूर्व से लेकर पश्चिम के एक छोर से दूसरे छोर तक ये बहा करती थी। प्रमुख रूप से मारिया, मेरिया या गोंड ये जो धेरवा और जो हलवा इन प्रकार की जो बदला ये प्रमुख रूप से यहाँ के जो समुदाय यहाँ पर जो है रहा करता था। तो अब इन्होंने विद्रोह जब उपनिवेशिक सरकार की यहाँ पर स्थापना हुई तो उनका विद्रोह किस प्रकार सामने आया वो देखते हैं। अब यहाँ पर देखो सारे समुदाय सब अलग अलग जो जबान अपनी उनकी अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग इनके जो समाज के जो बोलने की जो भाषा थी वो अलग अलग थी, लेकिन
सीमाओं में रहकर ही अपनी जो है जब जहाँ जिनको जो सीमा के अंदर जो उनकी जो प्रकृति थी, जो प्राकृतिक थे, उनका वो यहाँ पे ध्यान रखा करते थे। मान लो किसी दूसरे गांव को दूसरे गांव के जंगल से लकड़ियाँ प्राप्त करनी होती है तो बदले में वो कुछ शुल्क चुका के वहाँ से प्राप्त करते थे। ऐसे नहीं कि अपनी सीमा को पार करके दूसरी सीमा वाले जंगल से जाकर वो लकड़ियाँ तोड़ लाएं, जंगल में घुस आए, तो वो नहीं जा सकते थे। वो एक उनकी सीमा थी और सीमा में वो रहते थे और विश्वास के साथ रहते थे। यदि उनको जरूरत भी पड़ गई तो बदले में वो शुल्क चुका के वो इनसे प्राप्त किया जाता था, जिसे ढेर सारी दान या मान इसको कहा जाता था, तो शुल्क लिया जाता था। कुछ गांव अपने जंगलों के लिए रक्षा सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा के लिए चौकीदार भी रखते थे। कुछ गांव के समुदाय ऐसे थे जो चौकीदारों को भी यहाँ पर रखा करते थे और बदले में उनको शुल्क के रूप में कुछ अनाज दिया। प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर से उनको अनाज और वेतन के रूप में। पहले भी हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं कि पहले जो विनिमय का जो कार्य होता था, लेन देन का, वो सारा का सारा वस्तु विनिमय था। यानी जैसे वस्तु के बदले वस्तु देना, तो वो चौकीदार रखते तो पहले रुपए पैसे को नहीं थे, अनाज के रूप में उनको अनाज दे दिया जाता था, वेतन के रूप में अनाज उनको दे दिया जाता था। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता था जिसमें सभी समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे। अब औपनिवेशिक सरकार आने के बाद यहाँ पर क्या हुआ देखो, औपनिवेशिक सरकार ने जब 1905 में यहाँ पर देखो 10वें विद्रोह था, उससे पहले 1905 में यहाँ पर औपनिवेशिक सरकार ने जंगल के 2 के हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतु खेती पर रोक लगाने और शिकार के करने पर उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। हमने देखा जब औपनिवेशिक सरकार की यहाँ पर स्थापना हुई तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, जो है लकड़ियाँ काटने पे पाबंदी है, शिकार करने पे पाबंदी है, घुमंतु खेती जो झूम खेती होती है उस करने पर उन्होंने पाबंदी यहाँ पर लगा दी थी। अब जिसके कारण यहाँ पर जो बस्तर के लोगों ने इनका विद्रोह यहाँ पर किया था। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया। हमने देखा था कल जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था 2 अधिनियम बने थे, तो उसमें 1878 के अधिनियम के अनुसार जंगलों को 3 श्रेणी में बांटा गया था, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। तो आरक्षित वनों में जो गांव वाले या ग्रामीण लोगों को वहां जाने की परमिशन नहीं थी, आदेश नहीं था, वहां वो बिना इजाजत के नहीं जा सकते थे, इसलिए वहां वो नहीं जा सकते थे। लेकिन कुछ शर्त में औपनिवेशिक सरकार ने उनको एक शर्त लागू कर दी कि आप इस शर्त में वहां आरक्षित वन में रह सकते हो। वो शर्त क्या थी कि आप वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे। यानी जो अफसरों को जो जहाजों के लिए या जो रेलवे के लिए जो पेड़ पौधे जो काट रहे हैं, जो ले जा रहे हैं, तो उनको पेड़ को काटने में मदद करनी पड़ेगी, उनके साथ में सामान को ढुलाई करने में आपको काम ये मुफ्त में करना पड़ेगा। यानी इसके बदले आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको रहने के लिए, यदि आपको यहाँ रहना है तो आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर ये उन पे शर्त लागू कर दी गई। तो इसके लिए जो गाँव बस गए थे उनको वन ग्राम यहाँ पर कहा जाने लगा। यानी कुछ आरक्षित स्थान पर गाँव रहे थे, अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए मुफ्त में उनको काम भी करना पड़ा। उन गाँव को बाद में क्या घोषित किया गया, वन ग्राम यहाँ पर घोषित किया गया था। काफी समय से गाँव वाले की जमीन के बढ़े हुए जो लगान है औपनिवेशिक सरकार से बहुत ही परेशान हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर कुछ अकाल की यहाँ पर स्थिति आ गई। तो 1899 से 1990 और 7 से 8 के बीच में ये स्थिति वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। यानी विद्रोह धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लग गया था। लोग है बाजारों में, त्योहारों में एक जगह इकट्ठा होने लगे और इस चीज पर है जो बातचीत पर यहाँ विस्तार से जो बातचीत होने लगे, बैठ के यहाँ पर लोग करने लगे। यहाँ पर इनका एक स्थानीय मुखिया तो यहाँ पर नहीं था, प्रमुख रूप से इनका प्रमुख मुखिया तो नहीं था, लेकिन एक वो ये जो एक नेत्रावर गांव का गुंडा धूर को एक जो है वो एक शख्सियत थी जिसको इस आंदोलन को महत्वपूर्ण यहाँ पर ये मानते थे। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो जितने भी समुदाय थे, जो आदिवासी जो जनजाति के समुदाय थे, उन समुदाय वालों ने यहाँ पर एक जो गुंडा धूर नामक जो एक शख्सियत व्यक्ति था उसको वो ज्यादा अहमियत यहाँ पर देते थे, उसके बारे में यहाँ पर ये ज्यादा जो है ध्यान दिया करते थे, उसकी बात यहाँ पर माना करते थे। इसलिए उन्हीं की सहायता लेकर उन्होंने उनके समर्थक हैं वो गाँव-गाँव जाकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ, औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए बोलते थे, उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए साथ में उनको खड़ा किया करता था। तो साथ में यहाँ उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि यहाँ पर लोग इसके साथ जो है विद्रोह यहाँ पर शुरू होने के बाद लोगों ने उनको अंग्रेजों ने इसको कुचलने के लिए अपने सैनिक यहाँ पर भेज दिए थे। यानी बहुत सारे जो सैनिक यहाँ पर भेज दिए गए, इनको विद्रोह है
बातचीत के बिना ही लोगों को कुचलना यहाँ पर शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे लोगों पे ये बगावत, ये बात धीरे धीरे यहाँ पर फैलने लगी। लेकिन फिर भी जो स्थिति का महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था गुंडा, तो उसको कभी भी ये जो औपनिवेशिक सरकार वहाँ पर पकड़ नहीं पाई थी। और विद्रोहियों की सबसे बड़ी ये जीत रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। जिस तरह से विद्रोह की जो चिंगारी यहाँ पर भड़क रही थी, जिस तरह से विद्रोह यहाँ पर भड़क रहा था, उसने आग में घी का काम किया। तो जिसके कारण यहाँ पर इन लोगों के विद्रोह की सबसे बड़ी जो जीत ये रही कि यहाँ पर आरक्षित क्षेत्र को 1910 से पहले की योजना से बहुत आधा कर दिया गया। पहले यानी उनका पूरा ही ले लिया था, उससे यहाँ पर कम इसको कर दिया गया था। और बस्तर की जो जंगलों की कहानी यही खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगल से बाहर रखने, जंगलों में है औद्योगिक उद्योग के लिए आरक्षित रखने की नीति है वो कायम रही थी। अब हम देखते हैं एशिया के दूसरे हिस्से में चलते हैं, इंडोनेशिया में आते हैं। इंडोनेशिया का एक जो क्षेत्र है, एक जो द्वीप है जावा, उसके बारे में हम देखते हैं। पहले हमने देखा था बस्तर के बारे में, किस तरह जो बस्तर के जो लोगों ने यहाँ का जो है विद्रोह किया था। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं यहाँ का प्रमुख रूप से एशिया के जो जावा का है जो, उसके बारे में हम देखेंगे। जावा का वन विद्रोह है। जावा का वन विद्रोह किस प्रकार यहाँ के जावा के लोगों ने विद्रोह किया। तो जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक के रूप में माना जाता है। आज जो जावा है वो चावल उत्पादक के रूप में प्रमुख रूप से अपना अग्रणी स्थान रखता है। ये कहाँ पर आता है? इंडोनेशिया क्षेत्र में आता है। इंडोनेशिया क्षेत्र में यहाँ पर ये आता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर अपना प्रमुख स्थान रखता था। तो पहले यहाँ पर जैसे भारत में हमने देखा था, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार, यानी भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का था। और यहाँ पर इंडोनेशिया, यहाँ पर उस समय किसका उपनिवेश था? डच का। हमने देखा था डच उपनिवेश था, डच जातियों का यहाँ पर ये निवेश था, डच निवेश था यहाँ पर इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जावा वह क्षेत्र है जहाँ डचों ने वन प्रबंधन की जो है शुरुआत की थी। अब जैसे ब्रिटेन में वाले ब्रिटेन जो निवेशवाद में यहाँ पर भारत में शुरुआत की गई थी, उसी की तर्ज पर जो है इंडोनेशिया में भी वन जो प्रबंधनों की यहाँ पर जो है शुरुआत यहाँ पर की गई। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से नकदी हासिल करना चाहते थे। अब डचों ने जो यहाँ पर उपनिवेश अपने स्थापित किए थे, तो यहाँ पर भारत की तरह वो भी जैसे भारत में वन
पहले जो राजाओं के लिए काम करते थे अब हमारे लिए काम करें। जब उन्होंने यहाँ पर उपनिवेश स्थापित किए तो उन्होंने इस समुदाय से ये कोशिश की कि ये समुदाय हमारे नियंत्रण में आए और ये जो हमारे लिए काम करें। लेकिन 1770 में कलम्बो ने इनके खिलाफ जो विद्रोह किया तो डच्चों के जो किले पर उन्होंने हमला किया था, लेकिन ये जो है विद्रोह डच है वो विद्रोह को दबाने में यहाँ पर कामयाब रहे। डच वैज्ञानिक वानिकी देखते हैं आगे। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर नियंत्रण स्थापित करना जरूरी हो गया, अब 19वीं सदी में जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने लग गई तो दूसरी जगहों पे जैसे हर जो उपनिवेश था वो अपनी अपनी औद्योगिक क्रांति में या औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। तो डचों को भी लगा कि डच जो जाति है उनको भी लगा कि अब हमें भी जावा में वन कानून जो लगाकर वो है ग्रामीणों को जंगलों तक पहुंचने में नियंत्रण लगाना चाहिए। जिस तरह ब्रिटेन ने भारत पे लगाया उसी तरह डच जाति भी चाहते थे कि जावा में इस तरह के जो वन कानून यहाँ पर लागू किए गए। सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, वह भी कड़ी निगरानी में। गांव के लोगों के आसपास के ग्राम जो जंगलों के आसपास रहने वाले ग्रामीण के लोगों को अपने पशुओं चराने लकड़ियों काटने पर यहाँ पर पाबंदी लगाई जाने लगी। भारत की तरह यहाँ की जहाज और रेल लाइनों के निर्माण के लिए वन सेवाओं और वन प्रबंधन यहाँ पर लागू कर दिए गए थे। 1882 में अकेले जावा से 2,80,000 सीटों का निर्यात किया गया। यानी यदि हम बात करें तो 1882 में यानी स्थिति देखो कितने सारे पेड़ काटे गए। 1882 में अकेले जावा से 2,80,000 जो है स्लीपर 2,80,000 जो स्लीपर निर्यात किए गए यहाँ से। बनाने के बाद तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने इसके लिए है वो पेड़ पौधे कितने जो जंगलों को यहाँ पर काटे गए। तो भारत में जिस तरह ब्रिटेन जो उपनिवेश ब्रिटिश उपनिवेशवाद कर रहा था और यही स्थिति यहाँ पर किसकी हो रही थी, जो है जावा जो उपनिवेश है उसकी यहाँ पर स्थिति हो रही थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में गाँव को इस सड़क पर जो है मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में काम करेंगे। यानी फिर इसी तरह जैसे बस्तर के लोगों पे उन्होंने लगाया था कि मुफ्त में यदि आप काम करोगे तो आप इस सड़क पे रह सकते हो। इसी तरह से डचों ने भी यहाँ पर जो नियम लगाए जो शर्त लगा दी कि आपको मुफ्त में ये काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 1890 के दशक में सागौन के जंगलों में स्थित एक गाँव था। सागौन के जो जावा के सागौन के जंगल थे, बहुत बड़े जंगल थे सागौन के, उसके आसपास का एक गाँव था। उसका जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था सामीन, ध्यान देना सामीन, जावा के एक जो व्यक्ति था महत्वपूर्ण शख्सियत है जिसका नाम है सामीन। उसने क्या किया था, वो जो डच उपनिवेश को डचों के लिए उन्होंने विद्रोह किया था। तो उन्होंने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़े कर दिए। जब डच उपनिवेशवाद सरकार के नाम पर उनको जब अपने आप पर उनको नियंत्रण कर रही थी और लोगों को जंगलों से बाहर किया जा रहा था, उनकी पाबंदी लगा दी जा रही थी, तब उस सामीन नामक व्यक्ति ने, गांव का व्यक्ति था, उसने राजकीय जो मालिकाने थे इस पर जो है उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। यही कि जब धरती है, हवा है, पानी है, जमीन है, जंगल, ये सारे के सारे प्राकृतिक हैं, यानी प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने हमें दिए हैं, तो इसलिए ये उन पर अधिकार नहीं, इनका अधिकार नहीं हो सकता। यानी जंगल है तो जंगल प्राकृतिक रूप से, धरती है, पहाड़ है, नदियां हैं, पठार हैं, तो ये सारे के सारे प्राकृतिक तत्व हैं, तो इन पर किसी एक सरकार का अधिकार नहीं, सभी का अधिकार होता है। उसने ये अधिकार के लिए और जल्दी ये व्यापक आंदोलन के रूप में सामने आया। लोग इसके समर्थन में जुटने लगे और इनके खिलाफ जो डच जो जातियों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह यहाँ पर शुरू कर दिया था। अब युद्ध और विनाश की स्थिति, अब पहले और दूसरे विश्व युद्ध हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति बन रही थी, तो उसके बाद ही यहाँ पर जब पहला विश्व युद्ध यहाँ पर शुरू हुआ तो भारत के तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों ने जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ काटे। जैसे यहाँ पर पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो अंग्रेजों ने पहले तो क्या किया थे, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, जहाज बनाने के लिए पेड़ काटे थे। और जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ तो अब जंग युद्ध के लिए जो सामान चाहिए उसकी आवश्यकता के लिए बहुत सारे जो है पेड़ यहाँ पे
शक्तिशाली रही थी, बहुत ही विजयी रूप में यहाँ पर रही थी, काफी क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया था। तब जब डच जाति को यहाँ लगने लग गया कि अब यहाँ पर जापान किसी भी वक्त यहाँ पर जो है अपनी जो शक्ति कायम कर सकता है, अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है, यहाँ पर अधिकार कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है, तो उन्होंने क्या किया, भस्म करो और भागो नीति की। अब यहाँ पे जो हमने किया था उस सबको भस्म कर दें और यहाँ से हमें भाग जाना है। इसके लिए उन्होंने आरा मशीनें, सागौन के जो विशाल लकड़ी उनके ढेर के ढेर इन्होंने जला दिए। उन्होंने जाने से पहले किया, जापानियों के ये हाथ नहीं लग जाए, इसलिए जितने भी आरे मशीन के जो वो काम में लेते थे जहाज बनाने के लिए, रेलवे लाइनों के लिए, उन सभी को उन्होंने जला दिए थे। और यहाँ के सारे जितने भी सागौन वृक्ष के जो लकड़ी के जो लट्ठे थे उन्होंने उनको भी जला दिए थे। इसके बाद जापान वासियों ने जो वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने जो युद्ध का अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का यहाँ पर विस्तार किया और उन्होंने जंगलों का निर्माण दोहन किया। अब जब डच आती चली गई तो जापान में यहाँ पर आए, तो जापानियों ने भी यही किया, यहाँ के जंगलों को काटने के लिए लोगों को यहाँ पर बाध्य किया और जंगलों का निर्माण उन्होंने यहाँ पर दोहन किया था। तो धीरे धीरे लोगों ने इसके विरोध भी यहाँ पर विद्रोह यहाँ पर शुरू हो गया था। अब वानिकी में नए बदलाव किस तरह से, हमने दो विद्रोह प्रमुख रूप से देखे थे एशिया के दो, एक तो भारत के बस्तर का विद्रोह और दूसरा हमने देखा था प्रमुख रूप से जो है इंडोनेशिया के जावा का जो विद्रोह, उसके बारे में हमने देखा था। तो अब वानिकी के नए बदलाव किस तरह से आए वो देखते हैं। जैसे पहले तो जैसे अंग्रेजों ने भी क्या किया था, यहाँ पर कि वनों को है काटा जाए, इनका दोहन किया जाए, लेकिन 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकार को ये समझ में आने लग गया कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदाय को जंगल से बाहर रखने की नीतियों में से बार बार टकराव की स्थिति पैदा होती है। अब दोनों भी एशिया महाद्वीप में रहने वाली जो औपनिवेशिक सरकार थी, चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाली औपनिवेशिक सरकार, उनको ये समझ में आने लगा कि बार बार जब ये स्थिति वानिकी और वन समुदाय को जब जंगल से बाहर निकालते हैं तो इनके बीच में टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा होती है। इसलिए वनुज की इसे इमारती लकड़ी प्राप्त करने की बजाय जंगलों का संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि धीरे धीरे ऐसी स्थिति रही तो पूरे हैं जो जंगल यानी पूरे वनों का विनाश यहाँ पर हो जाएगा। तब इनका ध्यान आया कि अब हम वनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, यानी वनों का संरक्षण किस तरह से ये किया जा सके। तो इसके लिए सरकार ने ये मान लिया कि उनके लिए सबसे पहले हमें वन प्रदेशों में रहने वाले लोगों की मदद की आवश्यकता होती है। तो अब भारत के संदर्भ में बात करें तो मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल इसलिए बच पाए क्योंकि ग्रामीणों ने यहाँ इनको पवित्र समझकर यहाँ इनकी रक्षा की थी। यानी बहुत सारे क्षेत्रों में यहाँ पर उन्होंने विद्रोह यहाँ पर किए, बहुत सारे क्षेत्र के समुदाय के यहाँ के वो अपने इस क्षेत्र को पवित्र मान लेते कि एक प्राकृतिक देन है, इनकी सुरक्षा करना जरूरी है। तो वो मिजोरम से लेकर भारत में हम देखते हैं केरल तक, चाहे आप पूर्व भारत से लेकर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की बात करें तो कुछ घने जंगल इसीलिए बच पाए हैं क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने, यहाँ ग्रामीणों में वन में रहने वाले जो समुदाय हैं यहाँ उन्होंने इनको पवित्र समझ के उनकी रक्षा की है, तभी आज हमें ये संरक्षण के रूप में यहाँ पर ये प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर स्थानीय वन समुदाय को पर्यावरणविद ने भी वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे। धीरे धीरे उनको भी ये समझ में आने लग गया कि यदि ये स्थिति रहेगी तो जंगलों का ये विनाश हो जाएगा। तो इसलिए अब हमें जंगलों का है वो प्रबंधन यानी जंगलों का संरक्षण करने की ज़्यादा आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने तरह तरह के यहाँ पर बदलाव की स्थिति की गई। तो इस तरह आज हमने देखे प्रमुख रूप से वन विद्रोह के बारे में। तो इनको एक बार आप देखना, खासकर जावा और बस्तर का विद्रोह यहाँ पर हुआ था, किस तरह से हुआ था और किस तरह उसके बाद जो वन वानिकी में जो बदलाव आए थे उसके बारे में आप देखना। इस तरह हमारे लिए जो आज का पाठ है वन्य समाज उपनिवेशवाद का पूरा हुआ। अगला जो अध्याय आधुनिक जलवायु विश्व में किस प्रकार की जो चरवाह है उनके बारे में हम कल देखेंगे। इनको एक बार आप देखना, समझना। तब तक के लिए